Track Production. जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। यहाँ कब क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किसी को भी नहीं पता। ये कहानी है चंदा की। चंदा के पति का नाम राकेश है, जो भाड़े की टैक्सी चलाता है। चंदा गर्भवती है। पूरे 13 साल के लंबे इंतजार के बाद उसकी गोद भरी है। उसका 8वां महीना चल रहा है। उसकी सास सुभद्रा तो पूरा दिन उसके पीछे पड़ी रहती है। बहू ये खाओ, बहू वो खाओ, ज्यादा काम मत करो, आराम करो। सारा दिन आराम ही तो करती हो माँ जी, आप कुछ करने कहाँ देती हैं? अभी मैं नहीं करने देती, कल को तेरा बच्चा कोई काम नहीं करने देगा। चंदा अपनी सास की बातों को सुनती और मुस्कुरा देती। वैसे वो भी सारा समय अपने आने वाले बच्चे के ख्यालों में ही खोई रहती और अपने पति राकेश से अपने आने वाले बच्चे के बारे में बातें करती और उसके लिए कुछ न कुछ बनाती रहती। अजी देखिए तो ये मोजा कैसा लग रहा है, इसका कलर कैसा है, अच्छा है ना? हमारे आने वाले बच्चे को पसंद तो आएगा ना? हाँ बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर भी। पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम इसे बनाने में दिन रात लगी हुई हो। अरे सारी तैयारी पहले से करके रखनी होगी। सुनो, कल और ऊन ले आना, मुझे और भी मोजे बनाने होंगे। छोटा बच्चा आने वाला है, उसके पास तो कई सारी चीजें होनी चाहिए ना। चंदा की बात सुनकर राकेश मुस्कुराते हुए उसे देखता है और महसूस करने की कोशिश करता है माँ की उस ममता को जो अपने अनदेखे बच्चे के प्रति उमड़ने लगती है जब से वो उसकी कोख में आता है। एक दिन की बात है, राकेश काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। चंदा अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। आह! चंदा सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। उसके सिर में बहुत चोट लगी। ज्यादा खून बहने के कारण वो बेहोश हो गई। राकेश और उसकी माँ चंदा को लेकर तुरंत अस्पताल भागे। चंदा को इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत हो गई है। हमने ऑपरेशन करके उसकी जान तो बचा ली है, लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? ये बात मैं उसे कैसे बताऊंगा? मिस्टर राकेश, हमें आपको एक बात और बतानी है। आपकी पत्नी अब कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बहुत बड़ी खुशी चंदा के घर में आने वाली थी, लेकिन उस खुशी को ग्रहण लग गया था और डॉक्टर की ये बात कि चंदा अब कभी माँ नहीं बन सकेगी, चंदा के जख्मों के दर्द को और भी बढ़ा रहा था। वो बेचारी अपने बनाए छोटे छोटे कपड़े और मोजे को अपने सीने से लगाती और कहती, अरे बस इतनी सी बात, कल देखना तुम्हें गहनों में न लाद दूं तो मेरा नाम मनोहर नहीं। हाँ। अगले दिन मनोहर घर में जुड़े हुए सारे पैसों से सीमा के लिए गहने और उपहार खरीद लेता है। ये हार तो सचमुच बहुत खूबसूरत है और ये चांदी की पायल, मेरे लिए इतने सुंदर गहने। पर मेरे लिए इतने गहने क्यों लाए हो तुम? हाँ मनोहर, ये बात तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता था कि तुम आखिर सीमा के लिए इतने महंगे गहने और हार क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? सीमा की भी समाज में कोई इज्जत है? तुम रोजाना उससे इस तरह से मिलने आ जाते हो, बिना नाम के कोई रिश्ता नहीं होता। तो मैं कब मना कर रहा हूँ बिरजू? मैं सीमा को नाम देना चाहता हूँ। मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो मैं सीमा को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बस तुम एक बार हाँ कर दो। सीमा के मेरी जिंदगी में आने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। जीजा जी, दीदी, मैं भी मनोहर के बिना नहीं रह सकती। मैं मनोहर से बहुत प्यार करती हूँ। पर तुम विद्या को कहाँ रखोगे? क्या तुम सीमा को उसकी सौतन बना कर ले जा रहे हो? तुम चिंता मत करो बिरजू, मैं विद्या को अम्मा के साथ हमारे एक कमरे वाले मकान में रहने के लिए भेज दूंगा। उसके बाद बड़े घर में मैं और सीमा आराम से जिंदगी गुजारेंगे। मनोहर घर जाकर अपनी दूसरी शादी की बात अपनी माँ कांता और पत्नी विद्या से कहता है। क्या कहा? तू विद्या की सौतन लेकर आएगा? तू दूसरी शादी का नाम अपने दिमाग में कैसे ला सकता है? विद्या ने तेरे लिए क्या नहीं किया? 15 साल उसने तेरे नाम कर दिए।
तेरी एक आवाज में सब कुछ करती है। और जो तू पैसे उस सीमा पर उड़ा रहा है ना, वो सब तेरे साथ खेतों में मेहनत करके विद्या ने ही जोड़े हैं। समय पर फसल की देखभाल करना, समय पर फसल को पानी देना, सारा दिन खेतों में तेरे साथ वो काम करती है, साथ साथ घर भी संभालती है। फिर भी तुझे शर्म नहीं आती? तू एक कल की आई लड़की की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसे विद्या की सौतन बनाकर घर ला रहा है। अम्मा, अपने आप को संभालो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तू ला तो रहा है उसे ब्याह कर, पर देख लियो एक दिन तू खुद पछताएगा। मनोहर सीमा से शादी कर लेता है और उसके आते ही, अम्मा देखो, सीमा नहीं चाहती कि वो विद्या के साथ रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और विद्या वो सामने वाले छोटे कमरे में रहना शुरू कर दो। और हाँ, खर्चा पानी तो मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा। वो छोटा जमीन का टुकड़ा तुम अपने पास ही रख लो। विद्या, उस पर खेतीबाड़ी करके तुम अपना और माँ का गुजारा कर लेना, ठीक है? ताकि हमें भी कोई परेशानी ना हो और तुम्हें भी। देखो जी, जल्दी जल्दी जितना भी कूड़ा कचरा है घर से बाहर फेंक दो, मेरे से ये बदबू और बर्दाश्त नहीं हो रही है। मनोहर, तेरी बीवी हमें कूड़ा कचरा बोल रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। अम्मा, चलो हम वहां चलकर रह लेंगे, बेकार में अपना खून मत जलाओ। विद्या और कांता घर के सामने बने एक छोटे कमरे में रहने लगती हैं। सीमा को तो फिजूल खर्ची की आदत थी, क्योंकि वो शहर की रहने वाली थी, इसलिए वो रोजाना मनोहर को शहर घूमने के लिए ले जाती थी। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए पिक्चर की 2 टिकट लेकर आओगे, किसी भी तरह मुझे वो पिक्चर देखनी है। मेरी सहेली रूपा ने तो वो पिक्चर कब की देख ली। ये देखो मेरे हाथ में क्या है। अरे, ये तो शहर के सबसे बड़े सिनेमा हॉल की टिकट है। ये तो बड़ी महंगी आई होगी। अरे तुम्हारे सामने ये पिक्चर की टिकट महंगी क्या और सस्ती क्या, तुमने मुझे बोला तो मैं ले आया। ऐसे ही मनोहर रोजाना सीमा को घुमाने ले जाता था। धीरे धीरे समय बीता। सीमा के अब एक बेटा पैदा हो गया था, पर फालतू खर्चों की वजह से मनोहर का काम बिल्कुल खत्म हो गया था। लड़के के जन्म पर उसने बहुत खर्चा कर लिया था। उसने अपना खेत भी बेच दिया था। क्या करूं सीमा, घर का गुजारा कैसे होगा? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। देखो जी, तुम्हें औलाद चाहिए थी, मैंने तुम्हें बेटा दे दिया है। अब तुम इस तरह से हमें गरीबी और भूख में मारोगे तो मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रहूंगी। क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे? सब खत्म हो गया। सीमा भाभी, ओ सीमा भाभी, मनोहर भैया का पैर ट्रैक्टर के पहिए में आ गया, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। मनोहर का पैर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपाहिज हो जाता है और सारा दिन वो खटिया पर ही पड़ा रहता है। दिन पर दिन मनोहर बीमार रहने लगा था। सीमा बिरजू के पास जाती है और पैसों की थोड़ी सी मदद मांगती है। जीजा जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। आपको तो पता है मनोहर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो। देख सीमा, मनोहर से शादी करने का निर्णय तेरा था, अब परेशानी भी तुझे ही खुद झेलनी पड़ेगी। हम तेरी कितने दिन मदद कर लेंगे बता? पिछले हफ्ते भी तू मुझसे 500 रुपए उधार मांग कर ले गई थी। अब मुझे माफ कर। सुनो जी, मुन्ना भूखा है, इसे दूध कहाँ से ला कर दूं? मेरी छाती तो बिल्कुल सूख गई है, दूध भी नहीं उतर रहा। कुछ खाऊंगी नहीं तो छाती से दूध कैसे उतरेगा? शायद ये मेरे कर्मों की सजा है। मैंने अम्मा और विद्या के साथ बहुत गलत किया। तभी विद्या आ जाती है। उसके हाथ में भोजन की थाली और लोटे में दूध था। ये लो सीमा, तुम्हारे और मनोहर के लिए रोटी और दाल लाई थी, और ये दूध मुन्ना को पिला दो। दीदी, आपने हमारे लिए इतना सोचा। मैं ये सब मुन्ना के लिए कर रही हूँ, ये तो मासूम है। तुम दोनों के किए की सजा ये बच्चा क्यों भुगते? तुम दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो ये अनाथ हो जाएगा। इसलिए अब से जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी। मैं तुम्हारे परिवार को पालूंगी, और इससे ज्यादा मेरे से तुम दोनों कोई उम्मीद मत रखना। कांता विद्या के दर्द को समझ रही थी। मनोहर की आंखों में आंसू भरे थे। उसने विद्या के होते हुए भी सीमा से दूसरी शादी की, पर आज मुश्किल घड़ी में जब सबने मनोहर और सीमा से मुंह मोड़ लिया, तो विद्या ही थी जिसने उन दोनों का हाथ थामा और उनके परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया।